हेलो स्टूडेंट, मेरी इस नई वीडियो में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10 प्रोजेक्ट फाइल के बारे में पढ़ेंगे। कैसे लिखा जाता है सन 2025, 26, 27, 28 तक कैसे हम लोग ये प्रोजेक्ट फाइल लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे विद्यालय का नाम, छात्र तथा छात्रा का नाम, जिसका नाम हो आपका, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा वर्ग और रोल नंबर। तो यहाँ प्रोजेक्ट है, अंक लिखेंगे। इसके आगे जैसे है यहाँ लिखा है, माह लिखेंगे अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। प्रथम आंतरिक मासिक परीक्षा, द्वितीय आंतरिक मासिक परीक्षा, तृतीय आंतरिक मासिक परीक्षा। ऐसे लिखेंगे हम प्रोजेक्ट में। फिर अगले पेज पे चलेंगे। जैसे जैसे लिखा है, पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण से क्या आशय है, क्वेश्चन मार्क। तब इसका हेडिंग लेंगे प्रस्तावना। पुनर्जागरण फ्रांसीसी भाषा के रेनेसां शब्द का हिंदी रूपांतर है, पुनर्जीवित हो जाना। पुनर्जागरण से आशय उस अवस्था से है जब मानव समाज अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नवीन परंपराओं एवं परिवर्तनों अपनाता है। इस प्रकार पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो मध्य युग के अंत तथा आधुनिक युग के प्रारंभ में हुआ। विश्व के इतिहास से 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच का काल पुनर्जागरण काल कहा जाता है। यूरोप के अंतर्गत इटली को पुनर्जागरण के अभ्युदय का गौरव प्राप्त है, इसलिए इटली को पुनर्जागरण की जन्मभूमि कहा जाता है। ऐसे हम लोग लिखेंगे। कोई भी आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से, लेकिन मैं यूपी बोर्ड का बता रहा हूँ, एमपी या किसी भी बोर्ड का, बिहार बोर्ड, लेकिन हम लोगों को प्रोजेक्ट फाइल ऐसा ही कई तरीका से, लेकिन ये लिख देंगे तब भी सही हो जाएगा, आपका 30 में 30 नंबर मिल जाएगा। फिर उद्देश्य, लक्ष्य एवं कार्य प्रणाली लिखेंगे, हेडिंग लेंगे। तो पुनर्जागरण काल प्रयोगों का काल था और इसका मुख्य लक्ष्य इस काल के वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त की गई। आप यहाँ पर नेम ना सकते हैं, रोल नंबर, डेट और सब ना सकते हैं। इसके आगे अगला वही प्रश्न है, उपलब्धियों का क्रमबद्ध अध्ययन करना है। प्रोजेक्ट कार्य के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्णनात्मक कार्यविधि का प्रयोग किया गया है। यह पहला हो गया। अब इसके आगे हम लिखेंगे पुनर्जागरण काल के प्रमुख वैज्ञानिक। निकोलस कोपरनिकस 19 मई 1473, 24 मई 1543। फिर इसका आविष्कार, पृथ्वी अंतरिक्ष केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य के चारों ओर घूमती है। फिर 2 नंबर, गैलीलियो 15 फरवरी 1565 है, 1642 ईस्वी। आविष्कार, दूरबीन, दोलन, घड़ी आदि। 3 नंबर, सर आइजैक न्यूटन 4 फरवरी 1643, 20 मई 1727। फिर इसके आगे आविष्कार, गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांत की खोज, जोहान्स कैल्पर 27 दिसंबर 1571,
ईस्वी 15 नवंबर 1630 ईस्वी आविष्कार। ग्रहों के गति के नियम। ये हो गया। ऐसे आप लोग को लिखना है, आप लोग देख लीजिए स्क्रीनशॉट में, आपको लास्ट में दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। जो आप प्रोजेक्ट फाइल में 30 नंबर कंप्लीट मिल जाएगा, ऐसे देख कर लिख लेना। मैं स्क्रीनशॉट इसका ले लेना आप लोग। आज़ाद हिंद फौज के बारे में बताइए। आज़ाद हिंद फौज के बारे में प्रस्तावना आपको लाना है। फिर जैसे आप लोग निबंध लिखते हैं उसी प्रकार ऐसे यही लिख देंगे, तब भी आपका 30 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत लोग खोजते हैं कहाँ से लिखें, किसके कॉपी, गांव का कोई नहीं देता है कॉपी, नहीं मांगते हैं, होते हैं गांव के कई कई बच्चे नहीं बोलते हैं। यही लिख देंगे देख कर, तब भी हो जाएगा, भले स्कूल से कोई भी बोला है। प्रस्तावना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। आधुनिक भारत के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण स्थान है। आईसीएस की नौकरी से त्याग पत्र देकर सुभाष चंद्र बोस ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी की। सुभाष चंद्र बोस कौन थे, आप लोग कमेंट में बताना। उद्देश्य नाना होगा आप लोग को। इसका प्रमुख लक्ष्य स्वतंत्रता हेतु नेताजी मुख्यतः आज़ाद हिंद फौज से संबंधित जानकारी का क्रमबद्ध अध्ययन करना है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। वर्ष 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत से जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, ये भी पेज आपका गया, इसके आगे और है, रेडियो पर भारतवासियों के लिए संदेश प्रसारित किया। वर्ष 1941 में नेताजी एवं रास लाल बिहारी बोस ने मिलकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। 1 मार्च 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर कोहिमा पर अधिकार कर लिया। नेताजी ने यही अपना प्रसिद्ध नारा जय हिंद दिया। ये भी आप लोग का हो गया। इसके आगे है कम से कम 17-18 पेज आप लोग को लिखना होगा। अभी तो बहुत पेज है, आप लोग देखते जाइए कितना मिनट का वीडियो बनता है। वीडियो जो लिखना आप लोग कमेंट में बता देना। प्रश्न नंबर 3, औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है? ये कौन सा विषय है आप लोग को मैं बता दूं। यह सामाजिक विज्ञान है। औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है? प्रस्तावना ना होना पड़ेगा आप लोग को। क्रांति का अर्थ किसी बड़े परिवर्तन से है। यदि व्यापक एवं बुनियादी परिवर्तन अथवा बदलाव औद्योगिक क्षेत्र में होता है तो उसे औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार 20वीं शताब्दी में कम समय में उत्पादन की तकनीक और संगठन में कुछ परिवर्तन हुए, उसे ही औद्योगिक क्रांति का नाम दिया जाता है। उद्देश्य। औद्योगिक क्रांति ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया जिसमें उत्पादन, परिवर्तन तथा संचालन के
नवीन साधनों का विकास हुआ। इसके आगे आविष्कारों का युग। 18वीं शताब्दी में लगभग छोटे बड़े 26,000 आविष्कार हुए, जिसमें अधिकतर आविष्कार तो इस शताब्दी के 20 वर्षों में 1980 से 1800 में हुए। इन्होंने यूरोप के इतिहास में नवीन युग का सूत्रपात किया। भाप के इंजन का आविष्कार हो जाने से कारखानों का उदय हुआ। इन आविष्कारों के फलस्वरूप लोहा, स्टील, कोयला, वस्त्र आदि का स्वरूप ही परिवर्तन हो गया। वह इसका आविष्कार कितने किए जाते हैं वो लोग आप लोग कमेंट में बताना। इसके आगे प्रश्न है वस्त्र उद्योग की सूची। आप लोग ऐसे लिख देना, मतलब वर्ष, आविष्कार, विशेषता, कार्य। मतलब 1733 ईस्वी फ्रांडमा सकट जाने के बुनाई में तीव्रता। ऐसे आप लोग लिख लेना, आप लोग देख लो कैसे है। फिर इसके आगे हम लिखेंगे भाप शक्ति का उपयोग। हम इसको भी ऐसे लिखेंगे स्टीम इंजन, न्यूक मैन, खानों में पानी निकालना। ऐसे लिखकर आप लोग ऐसे देख लेना। इसके आगे अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति के बारे में बताइए। भारत में राष्ट्रपति के बारे में बताना है। तब इसको भारत में राष्ट्रपति का पद संक्षिप्त परिचय। हेडिंग लाएंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने ध्यानीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करता है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है और वह भारत की तीनों सेनाओं जल, थल, वायु का भी प्रमुख होता है। संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो अधिकार प्रदान किया गया है उनका वास्तविक एवं व्यावहारिक रूप में प्रयोग सहित कार्यपालिका केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव। हेडिंग लाएंगे तो इसके आगे लिखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक। अब आप लोग का राइटिंग खराब होगा तब भी नंबर नहीं, 30 में से 28-29 से कम नहीं मिलेगा, लेकिन 30 में 30 नंबर मिल जाएगा, ये लिख देंगे तो। इसके आगे है ये पेज आज चित्र बनाने के लिए देता है। जो बगल में नहीं पेज होता है उस पर चित्र, जैसे आपका साइंस का हो गया और भी विषय। निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल पदधारण करने की तारीख से 15 वर्ष का होता है, परंतु अवधि समाप्ति से पूर्व वह अपना त्याग पत्र देकर पद रद्द कर सकता है।
भारत के राष्ट्रपति स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा। इनका जीवन परिचय भी आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब तक देश के राष्ट्रपति तथा 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं। किसी भी व्यक्ति के राष्ट्रपति चुने जाने की सीमा नहीं है। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार चुने गए और दोनों ही बार उन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया है। श्रीमती प्रतिभा सिंह। इसके आगे और है थोड़ा सा। पाटिल राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। राष्ट्रपति का आवास। भारत का राष्ट्रपति नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जो रायसीना हिल पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत है। आप लोग को अभी बहुत पेज है, लगता है वीडियो आधा घंटा तक हो सकता है। मैं आधा घंटा का पहला बार वीडियो बना रहा हूँ एक साथ, बिना एडिट का ये वीडियो अपलोड होगा ना। उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियों के किनारे बसे नगरों की सूची बताइए। प्रस्तावना। उत्तर प्रदेश नदियों का प्रदेश है। इस प्रदेश में भारत की प्रमुख नदियों बहती हैं। कुछ नदियों अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हैं, परंतु कुछ नदियों को औद्योगिक महत्व भी है। जैसे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों तथा उनकी सहायक नदियाँ। सहायक मतलब कौन कौन सी नदियाँ? गंगा नदी भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल केदारनाथ चोटी के समीप गंगोत्री हिमानी का गोमुख है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है और वहाँ से गंगा नदी के नाम से प्रभावित होती है। इसकी लंबाई 2655 किमी है। यमुना नदी। गंगा यमुना सरस्वती। यमुना नदी यह गंगा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल बेंद्रपुर के आपको लिखना होगा ऐसे एकदम, यही लिख देना बोर्ड एग्जाम में सन 2025, 26, 27, 28, 30 तक कम से कम। ऐसे ही मेरा इस चैनल पर दिलीप लेक्चर नाम है इस चैनल का। आप लोग जो चाहें बस कमेंट में बता देना आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। पश्चिमी दाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद है। यह भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्रवेश करती हैं। इसकी कुल लंबाई 1376 किमी है। रामगंगा नदी यह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में कुमाऊं हिमालय श्रेणी के दक्षिण भाग से दुधातोली पर्वत के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 590 किमी है। राप्ती नदी आप लोग जानते ही है। यह नदी नेपाल की
लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में राकुमकोट के निकट से निकलती है। इसकी लंबाई 6480 किमी है। इस नदी की सहायक नदी रोहिणी नदी है। वेतना नदी। आप लोग इसमें एक दो नहीं लिख सकते तब भी, लेकिन लिखना पड़ेगा। आप लोग को पूरा पेज भरना होगा। जो आप प्रोजेक्ट फाइल का कॉपी लेते हैं, मैं थंबल लगा दूंगा। जैसे आप लोग, यह नदी मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट से निकलती है। इसकी लंबाई 480 किमी है। यह महिरमपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। आप लोग का कितना पेज अभी है? बस 4 पेज। सोन नदी। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से है। इसकी कुल लंबाई 780 किमी है। ये वीडियो मैं रात के 11:30 बजे से बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे गांव में घर है ना, बहुत शोर होता होगा। बहुत बच्चे, इस समय ठंड का मौसम भी है ना, इसीलिए गुल्ली डंडा और भी खेल होता है। हमारे गली है, गली में खेलते हैं सब लोग। गोमती नदी। यह नदी पीलीभट्टी के दलदली क्षेत्र से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 940 किमी है। लखनऊ तथा जौनपुर इसके किनारे बसे हुए हैं। इसके दोस नदी। यह नदी कैमूर की पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से निकलती है। इसकी लंबाई 265 किमी है। इसके आगे, उत्तर प्रदेश में मुख्य नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। नदी का नाम। प्रमुख नगर आप लोग ऐसे, गंगा मतलब कानपुर, वाराणसी, सौरो, राजघाट, इलाहाबाद, कन्नौज, गाजीपुर, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद। ऐसे लिखना पड़ेगा आप लोग को। मथुरा, यमुना, सरयू, राप्ती, गंगा, रामगंगा मतलब यमुना, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, वैसन, हमीरापुर, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, सीतापुर, अयोध्या। राप्ती। अयोध्या तो सरदू का। राप्ती, गोरखपुर, बस्ती। आप लोग कमेंट में बताइए गोरखपुर कौन है, यस लिखिए। बस्ती, गोंडा, बहराइच, रामगंगा, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं। मैं गोरखपुर का हूँ। आप लोग बताइए गोरखपुर के कौन कौन है, यस लिखिए कमेंट में। मैं जान जाऊंगा कौन कौन गोरखपुर का है। फिर एक और प्रश्न है, ये आखिरी प्रश्न है। इसके बाद ये आखिरी पेज है। भारत के प्रमुख आयातित वस्तुओं की स्थान सहित सूची बताइए। तो भारत के प्रमुख स्थान सहित आयात की जाने वाली वस्तुएं राष्ट्रों के: पेट्रोलियम एवं तेल, ईरान, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, रूस, मेक्सिको आदि हैं। एलोहे वस्तुएं मतलब मलेशिया, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि है। ऐसे आप लोग को देख लेना। लोहे वस्तु, पूंजीगत वस्तु, लोहा एवं इसके आगे अब रासायनिक खाद ऐसे हैं। फिर इसके आगे एक और पेज आप लोग देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लोग का आधा घंटा का वीडियो हो गया, बहुत ज़्यादा
वीडियो इतना मिनट का पहली बार वीडियो बनाया हूँ मैं इतना देरी का इस चैनल पर। अभी नया है ना मेरा यूट्यूब चैनल। अभी मेरे चैनल पर 260 सब्सक्राइबर हैं। हम देखते हैं कितना इस वीडियो से मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, यह है प्रोजेक्ट फाइल। आप लोग के दुकान पर कहीं भी मिल जाएगा, आप लोग को चौराहा पर अंश प्रोजेक्ट फाइल ऐसे लेना होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले ले यार, रहने दो बस हो गया। कम से कम है इसमें है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए। बस मैं इसका थंबनेल बना दूंगा, आप लोग जाकर लिख लेना। बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।